हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 जनवरी 2022 को सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 25,347 में कितने सैकड़े हैं या कितने सौ हैं। तो देखिए ऐसे सवालों में पूरे कितने सौ हैं तो सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जिस 47 रुपया है ये, बाकी तो यहाँ पर कितने हैं 253 में इतना ऐसा लिख लीजिए और एक काम कीजिए कि 100 से सिंपल डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 2 जीरो के बाद 10 बैठ जाएगा। ये तो इधर 47 आ गया, तो इधर जो 253 है ना आपका वही क्या है 100 बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 253। कैसे हुआ ये देखिए, 253 को अगर हम 100 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा 253 पर 2 जीरो तो कितना होता है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 25,300। तो यही तो है 25,300 प्लस 47 रुपये। तो सैकड़ा तो बनेगा नहीं क्योंकि 47 रुपये में 100 होने के लिए 100 बनने के लिए उसमें कम से कम 53 रुपये और चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं सिंपली कितना ही पूछा जाए, इसे पूछा जाए आपसे कि 100 में कितने 10 हैं, तो सिंपल 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 जीरो से कट जाएगा तो कितने 10 हैं 10 होगा। तो 10 को 10 वाला होगा तो 10 में 100 रुपये हो जाएगा कि नहीं। तो वैसा आसान था, इस सवालों को सिर्फ जितना सैकड़ा कहा जाए। आइए पूछता आपसे इसमें कितने हज़ार हैं, तो क्या करते हैं आप, तो इसको लिखते 125,347 डिवाइडेड बाई कितना 1000। 1 2 3 1 2 3 के अंक के बाद दशमलव बैठाते तो कितना आ जाता है हमारा 25, यानी कि 25 इसमें 1000 वाला कितने हैं 25 है। तो 25 का 1000 तो गुना करें 25,000 हो जाएगा, बाकी आपका 347 रुपये अलग रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ। ठीक है, तो देखिए 2 अंकों की विषम संख्या यहाँ पर नहीं, ये है लेकिन विषम संख्या तो है लेकिन ये नहीं है। 2 अंकों की विषम संख्या ये नहीं है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, आगे देखिए और 24 गुना 4 से अधिक हो, यानी 24 चौक कितना होता है 96। तो 96 से अधिक भी कह रहा है, तो देखिए 96 से अधिक कौन सा है, तो ये तो अधिक नहीं है, ये भी नहीं होगा और बाकी ये दोनों दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, इकाई और दहाई के अंक बराबर है, तो देखो ये तो कभी नहीं होगा, दोनों बराबर कर रहा है, इकाई और दहाई बराबर है। तो लास्ट ऑप्शन से हम पकड़ सकते थे कि इकाई दहाई बराबर है, तो बाकी किसी बराबर नहीं। अच्छा 21 में था, बट यहाँ पर क्या लिखा था कि विषम संख्या होती है, ये तो 88 विषम संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों का पसंदीदा पेय और बच्चों की संख्या। इधर दूध है, इधर दिया हुआ बच्चों की संख्या 30, यानी कि दूध पीने वाले जो हैं या पसंद करने वाले बच्चे हैं वो हैं 30, कॉफ़ी पसंद करने वाले 25, चाय पसंद करने वाले 35, नींबू पानी पीने वाले 10। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल संख्या का 1/5 है। तो नींबू पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो ये 10 हैं और कुल संख्या कितनी है तो 30 20 50 50 30 80 90 और 100, कुल मिला के 100 है। 30 में 50 30 80 और 5 में 10 90 और 10 ये 100। ठीक है, ये 100 हो गए। इसका कह रहा है 1/5 है, तो 1/5 निकाल दीजिए, इसका कितना हो जाएगा, ये 1/5 20 निकल जाएगा। तो देखो ये बराबर नहीं है, ये 10 ये 20 है और यहाँ कह रहा है कि कुल संख्या के 1/5 है, तो 1/5 नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। तो कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हमारे पास है 25। ठीक है, कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल संख्या का 1/4 है। तो देखिए कुल संख्या कितना निकाले थे 100, इसका 1/4 है मतलब कि 4 है, तो इसको काटेंगे क्या निकल जाएगा 25। तो हाँ 25 25 दोनों बराबर हो गए। तो ठीक है, ये बी नंबर क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप होगी। 2 बजे, तो देखिए क्या लिख रहा है 2 बजे, तो 2 बजे हम कैसे बजेगा 2, मान लेते हैं यहाँ पर है 2 का मिनट का कांटा यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर अगर 12 है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, कुछ इस तरीके से कांटा होगा। तो ये वाला कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह का एंगल बनता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और ये जितना करीब जाता जाएगा उतना एंगल कम होता चला जाएगा। मतलब ये है कि ये एंगल जितना छोटा होता चला जाएगा इस तरीके से, तो क्या होता है कोण का मान घटता चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये सीधा होता तो ये 90 डिग्री का कोण होता, बट ये से तो और भी एंगल कम हो रहे हैं, तो 90 से तो कम होगा, तो 90 तो कभी नहीं होगा। हाँ अब ये 60 45 30 हो सकता है, बट हम कैसे पता करें कि कितना डिग्री का कोण है। तो देखिए इसे एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला है 30 × h - 11/2 × मिनट्स। ठीक है, इस फार्मूला पर बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा
तो 30 आवर, कितना आवर्स है 2, तो 2 लिख दीजिए, माइनस 11/2 मिनट कितना है, तो 2 बजे घड़ी की सुइयाँ, तो मिनट कितना है 0 है तो 0 कर दीजिए, क्योंकि मिनट तो कुछ भी नहीं है, 2 बज के 1 मिनट 2 मिनट तो कुछ लिखा नहीं है पूरी तरीके से। ये क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 माइनस कितना हो जाएगा 0, तो 60 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 60, तो यानी कि ये कितने एंगल का बना रहा है 60। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी कोण निकालना हो, किसी भी टाइम का एंगल निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले बैठा देना है 30 इंटू एच मतलब आवर, कितना घंटा के बारे में बात कर रहा है, 7 बजे 6 बजे 5:45 कितना कोण बनेगा, तो 5 मिनट क्या लेंगे आवर्स में ले लेंगे, माइनस 11/2 इंटू एम हमारा क्या है मिनट है, कितना मिनट, जिससे मान लो कि पूछता इसी सवाल पूछ लेता कि 2:10 के बीच में कितना कोण बनेगा, तो 2 क्या लेते हैं आवर्स ले लेते हैं, ठीक है, और 10 क्या लेते हैं मिनट लेते हैं, तो 11/2 इंटू 10, ये क्या हो जाता है 30 दूनी 60, और ये कितना हो जाता है 2 पचे 10 11 पचे 55, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 डिग्री का एंगल बनाएगा 2:10 पर, ठीक है। तो 2:10 कब हो रहा है देखिए, कुछ यहाँ पर होगा 2:10, ये 2 यहाँ पर होगा, और 10 भी कहाँ होगा, थोड़ा सा उसी के थोड़ा सा आगे होगा कि नहीं, 2:10, अगर 2:15 होता तो उसी के थोड़ा सा आसपास आ जाता, और ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस ये फार्मूला को याद रखिए, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना सजावट की वस्तुओं होगा यहाँ पर, वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जिसके उसे न्यूनतम राशि खर्च हो सके। मतलब कि सजावट पर कुछ पैसा खर्च तो करना चाहती हैं, लेकिन ऐसे विकल्प ढूंढना चाहती हैं जिससे उसका पैसा कम से कम खर्च हो सके। तो देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 18.5 रुपये के रेट से प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तु, एक वस्तु का दाम कितना है 18.50 रुपये, और 16 दर्जन वस्तुएं खर्च कर रही हैं, तो 16 दर्जन मतलब कितना, टोटल वस्तु कितना हो जाएगा 16 गुना 12 करना पड़ेगा, तो 16 दूनी 32 के 2 और 16 3 19 192 खरीद रही हैं, यानी वस्तु खरीद रही हैं कितना के रेट से 18.50 के रेट से, इंटू 18.50 करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा में क्या कर रहा है 21.50 होगा, यहाँ पर 21.50 है, ये 21.50, ठीक है। 21.50 के रेट से 170 पैकेट, 21.50 के रेट से 170 पैकेट, ठीक है। अब आगे है 25 रुपया के रेट से 12 दर्जन, मतलब 12 दर्जन मतलब कितनी वस्तु, 12 का 12 से गुना करें तो 144 हो जाएगा, 144, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 16.5 रुपये प्रत्येक पैकेट के हिसाब से कितना पैकेट ले रही है वो 220, ठीक है। अब इसमें देखना है आपको मल्टीप्लाई करके कि किसमें क्या आता है, कितना आता है, किसमें सबसे कम खर्च आएगा, तो मल्टीप्लाई करने में जिसका अमाउंट कम होगा उसका वही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, अगर अनुमान के तहत बना सकें आप, तो इसमें देखिए 192 वस्तु है और रेट कितना है 18.5 का है, इसमें रेट कितना है आपका 21.5 का है, रेट 25 का बहुत ज़्यादा है, इसमें भी रेट आपका बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन तब तक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपका ए नंबर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, आपका आंसर ए आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया है विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन को सेंटीमीटर में तालिका में दिखाया गया है। तो ये पौधे की लंबाई इधर दिया हुआ है, सप्ताह 1 में, सप्ताह 2 में इतना वृद्धि हुआ, सप्ताह 3 में इतना वृद्धि हुआ, सप्ताह 4 में इतना वृद्धि हुआ, सप्ताह 5 में 11.5 की वृद्धि हुई है। अनेक पौधा लगाया गया होगा और उसका हर जो सप्ताह में जो परिवर्तन हुए हैं कितना सेंटीमीटर के उसके हाइट पकड़ी है वो यहाँ दिया हुआ है। तो लिखा है पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन में हुआ, कब हुआ है ये सप्ताह 1 से सप्ताह 2 तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, तो यहाँ वृद्धि कितना दिख रहा है 2.2 का, यहाँ से वृद्धि कितना दिख रहा है 27 दूनी 54, मतलब कि 4 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, घटा लेते हैं इधर 5.8 2.7 तो हो जाएगा इतना, और 3.1, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ वृद्धि 3.1, फिर यहाँ पर वृद्धि देखने को कितना मिल रहा है आपको, तो 8.6 में घटा दीजिए 5.8, 8 8 16, इधर हो जाएगा हमारा कितना 5 और 2 7 2.8, ठीक है। आगे फिर इसमें घटा दीजिए कितना हो जाएगा, तो 11.5 में
8.6 घटा देंगे तो 9 6 15 और 8 2 10, 2.9। तो हम कह सकते हैं सप्ताह 1 से सप्ताह 2 तक में जो वृद्धि हुआ है वो 2.2 सेंटीमीटर का हुआ है। सप्ताह 2 से 3 में 3.1 सेंटीमीटर का वृद्धि हो गई और 3 से चौथा सप्ताह जाते जाते वो 2.8 और एक्स्ट्रा बढ़ गया। और उसी तरीके से सप्ताह 4 से 5 जाते जाते 2.9 सेंटीमीटर और की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो देखिए सप्ताह 1 से सप्ताह 2 तक, तो सप्ताह 1 से सप्ताह 2 तक वृद्धि देखो 2.2, लेकिन इससे ज़्यादा कहाँ हुआ है हमें सप्ताह 2 से 3 जाने में, 2 से 3 जाने में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो देखिए सप्ताह 2 से 3 कहाँ है, सप्ताह 2 से 3, तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। 3.1 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है सप्ताह 2 से लेकर के तीसरा सप्ताह के बीच में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या है कि इतना 0.013 और 0.07 का गुणनफल क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बस कुछ नहीं कीजिए, 13 का 7 से गुना कीजिए, कितना होता है 13 सत्ते 91, कितना 91। अब गुना करने के बाद आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 और 2 कितना हुआ 5 अंक। तो 5 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, बस दशमलव बैठा दीजिए। तो देखिए कहाँ पर है ये 3091, फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मान लिखा है 4.208 ऐसा लिखा हुआ है, और कहीं लिखा हुआ है मान लो 2. इसको और लिख लेते हैं, जैसे मान लो 00 इस तरीके से लिखा, मान लो इसे इतनी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, पहले 2 का मल्टीप्लाई, दशमलव को भूल जाइए, 2 का मल्टीप्लाई इतना से कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इतना आया। बाकी 2 जीरो तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब यहाँ से यहाँ पर एक भी अंक के बाद दशमलव नहीं है, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक के बाद दशमलव, तो इसका कैलकुलेशन करने पर इतना आएगा। ठीक है, तो बस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको करना क्या है कि दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जितना अंकों के बाद दशमलव होता है उतना अंकों के बाद दशमलव बैठा दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 अंक था और यहाँ पर 3 अंक था। एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं, जिसमें लिखा रहता 0.0012 इंटू 0.00007 ऐसा लिखा हुआ रहता, मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करना होता। तो क्या करते हैं, दशमलव को तो पहले भूल जाइए आप कि दशमलव है ही नहीं। जब दशमलव नहीं है तो क्या है, सिर्फ 12 होगा यहाँ पर और यहाँ पर 7 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका दशमलव भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0012 और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 भूल जाएंगे तो 00007 आ जाएगा। तो बताइए कि बाईं तरफ का 0 का कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास 12 गुना 7, तो 12 गुना 7 करेंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा 84। लेकिन हमने तो भी दशमलव को भूल गया, तो वहाँ तो भूल गए थे, लेकिन दशमलव तो काम करना है। तो कितना अंक है यहाँ पर, 4 अंक यहाँ पर है और 4 अंक यहाँ पर है, कितना अंक हो गया 8 अंक। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक और एक 8 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यही इसका कैलकुलेशन करने का एक ट्रिक है। तो इसका आंसर वैसे इस हिसाब से हो जाता है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है संख्या इतना में आए दी 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या 2 7 6 8 5 8 7 5 में आए दी के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। दी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। देखिए 2 7 यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसी का दोनों का स्थानीय जो मान होगा उसका अंतर बताना है आपको कि क्या होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है वहाँ पर। तो देखिए स्थानीय मान, पहले यहाँ पर 7 का स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ पर 7 लिख लीजिए और कितना दाईं तरफ है 4 अंक है, तो 4 जीरो उठाइए, इसका स्थानीय मान हो गया। और नहीं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब कितना है ये 70,000 होगा। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर कितना इसका मान है, इकाई दाई मतलब कि 7 दाई मतलब 70 रुपया, तो 70 रुपये का डिफरेंस कर दीजिए। दोनों का अंतर ही पूछ रहा है आपसे, तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 996, तो 69930 699 कहाँ पर है, ये डी नंबर। ठीक है, समझ में आया। स्थानीय मतलब क्या, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। प्लेस वैल्यू यानी कि जो मान दिया हुआ उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू कितना है 70,000 है, और 7 की वैल्यू यहाँ पर कितना है 70 रुपया है। मान लो कि अगर ये 75 होता तो इसको क्या लिखते हैं आप 70 + 5, तो ये 7 की वैल्यू 70 है ना, 70 रुपये की। अगर मान लो 6 रहता तो क्या लिखते हैं इसको 600 + 70 + 5। देखो ये इसकी 6 की वैल्यू 600 की है, ये 7 की वैल्यू 70 की है, और ये 5 की वैल्यू 5 की है। बात समझ में आया। तो अगर ये पूछ लेता आपसे कि ये 6 और 7 का स्थानीय मानों का अंदर क्या होता, तो स्थानीय मान 600 का, ये 6 का 600 हो जाता है और 7 का 70 हो जाता, तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं आप, निकल जाता है कितना 530 रुपया, इसका आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले पूछ रहा है आपसे घन के में बताना है, फिर बेलन में बताना है, इसके बाद फिर गोले में बताना है। गोला किसको कहते हैं? ये गोला हमारे पास है। बेलन कुछ इस तरीके का होता है, ये बेलन है, ठीक है। और घन किसको कहते हैं? ये घन जिसको चारों भुजा बराबर होती हैं, जो 3D शेप में होता है, 3 डायमेंशन के रूप में, ठीक है। तो इसने पूछा कितने फलक होते हैं, तो इसमें फलक होते हैं 8, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है क्या? घनाभ भी दिया हुआ है। अच्छा, घनाभ भी दिया हुआ है। घन, बेलन, घन हो गया, बेलन हो गया, उसके बाद घनाभ दिया हुआ है। घनाभ मतलब कि कुछ इसी तरह की आकृति हो गई वो घनाभ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? अलग अलग होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो फलक पूछ रहा है, फलक मतलब चेहरा, बस याद रखिए फलक मतलब चेहरा जो दिख रहा है आपको। तो इसमें कितना एंगल से आप देख सकते हैं? क्यूब देखें, क्यूब में देखिएगा तो उसमें 8 तरफ से देख सकते हैं। एक सामने, इसके ठीक पीछे, एक यहाँ पर, एक ठीक इसके नीचे, और एक ये लेफ्ट साइड, एक ये राइट साइड। तो ये लेफ्ट राइट हो गया 2, ऊपर नीचे 2, 4, ठीक है। और अच्छा 2, 2, 4, 2, 6, सॉरी यहाँ पर 6 होगा। देखिए लेफ्ट साइड, राइट साइड 2 हो गया, इधर एक ऊपर, एक नीचे, इधर भी 2 हो गया, और एक सामने वाला, सामने के ठीक पीछे वाला 2, यानी कि कितना हो जाएगा फेस? इसमें 6 फेस हो जाएंगे, यानी 6 फलक होंगे। इससे कितने फलक होंगे? इसमें हो जाएगा फलक एक जो कर्व की तरफ जो गोल घुमा दिखा रहा है, जैसे आप जो पेन आपके पास पकड़े होंगे, उस पेन का जो सर्कल होगा वो एक तरफ इस तरह वाला एक फेस होगा ये, और एक जिस पर इधर एक सामने होगा और एक सामने इधर वाला होगा, तो इसमें कितना हो जाएंगे? 3 फेस हो जाएंगे इसमें। तो घन में कितना हो गया? घन में 6, ठीक है। बेलन में कितना? 3 हो गया। और गोला में देखिए सिर्फ एक ही फेस दिखेगा आपको, किसी भी एंगल से देखें तो एक ही फेस दिखेगा, तो इसमें 1 फेस हो जाएगा। और जिस तरह से घन में हुआ 6, तो घनाभ में भी कितना होगा? 6 फेस होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि घन हो गया हमारा 6, बेलन का 3, और घनाभ का भी 6, और गोले का 1। तो 6, 3, 6, 6, 3, 6 कहाँ पर है? ये डी नंबर है। बस फलक आपको याद रखना कि फलक किसको कहते हैं। फलक मतलब होता है चेहरा, चेहरा मतलब जो दिखता है आपको, जो फेस हम कौन कौन फेस देखते हैं। तो आप देखेंगे कि एक सब इसमें घन में कौन कौन फेस देख रहे हैं, एक बेलन में किसको देख रहे हैं, जैसे कि सिलेंडर होता है, सिलेंडर का देखिएगा एक जो बैठा जिस पर होता है, एक वो फेस होता है, एक सबसे ऊपर वाला फेस, और एक जो चारों तरफ घुमा हुआ होता है फेस, एक वो वाला फेस। तो 3 फेस इसमें होगा, देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? तो 1/3 से अधिक बोल रहा है और 7/8 से कम बोल रहा है, यानी एक इससे अधिक होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, यानी किसी दोनों के बीच में होना चाहिए। ये कैसे, कौन सा भिन्न है? तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसको जब दशमलव चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 18, 3 × 18 से आगे चला जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 × 64, 8 × 64, 64 और 6 0, 8 × 56, 8 × 40, ठीक है। तो जो भी संख्या होगा इसी दशमलव के बीच में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर में क्या दिख रहा है? 0.9, 9/10 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा 0.9। तो देखिए ये तो बहुत आगे चला गया, हमको इसी बीच में चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। 3/11 देखिए इसको दशमलव देकर के 0 बैठाएंगे तो 11 दूनी 22, फिर उतरेगा कितना? देखिए 22 आ रहा है तो 2 आ रहा है, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत पीछे चला गया इधर, तो ये भी नहीं होगा। अब आगे देखिए 17/24 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 24 दशमलव देकर के 0 उठाएंगे, कितना बार कटेगा ये? 6 × 24, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 7 8 वाले ले सकते हैं क्या? नहीं 8 नहीं, 7 वाले के देखते हैं, 7 × 28, 7 7 दूनी 14, 14 15 16, हाँ ठीक है। कितना बार जा रहा है? 7 बार। देखिए 0.7 आ रहा है, तो इसी के बीच में आ रहा है ना ये, और ये 0.6 और 0.8 के बीच में आ रहा है। जिससे हम सिर्फ ये 2 ही अंक लें, 2 अंक छोड़ दें तो क्या आएगा मेरे पास? 0.6 और ये उधर 0.8, तो उसी के बीच में तो 0.7 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, और इनमें से 4 मित्रों की लंबाई इतना इतना और इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 5वें मित्र की लंबाई क्या होगा? देखिए 5 मित्रों की जो औसत लंबाई है, तो 5 मित्रों का औसत लंबाई 150 दे रखा है, तो 5 दोस्तों का कुल लंबाई कितना हो रहा होगा? टोटल योग 15 × 5 = 75, यानी 750 सेंटीमीटर रहा होगा 5 दोस्तों की कुल लंबाई। सबका कुछ कुछ रहा होगा, जिसमें से दिया हुआ है कि 4 मित्रों की, जिससे 4 मित्रों के एक मित्र का लेंथ दे रखा है 153 सेंटीमीटर, एक का दे रखा है 150 सेंटीमीटर, एक का दे रखा है 151 और एक का दे रखा है 147 सेंटीमीटर। ये 4 का दे रखा है,
तो 7 3 10 11 के 1, 5 से 15, 5 से 20 जीरो हाथ में 2, 4 और 2 6, 601 सेंटीमीटर हुआ यहाँ पर। कितने लोगों का? 4 लोगों का। और 5 लोगों का दे रखा है कितना? 750। और 4 लोगों का दे रखा है 601। तो 5वें का जो बच जाएगा उसी का होगा ना। 149 किसका निकला? बाकी जो बच गए, क्योंकि 4 का है ये दिया हुआ है, तो 5 स्टूडेंट है, तो जो 5वां कैंडिडेट रहा होगा उसी का ना रहा होगा 149। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से जीता? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं और ये दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। फिर ये कितना हो जाएगा? 8 और 16 के 6, 6 5 11, 11 और 12 के 2, 4 3 7 1 8, 826। यानी कि टीम ए ने कितना रन बनाया? कुल मिला के 826 रन। देखिए 8 8 16 किए हैं और फिर 5 6 5 11 12 के 2 और 4 3 7 1 8, ये 826 टीम ए ने बनाया। अब टीम बी को देख लेते हैं क्या स्थिति है इसका। तो इधर हो जाएगा 9 5 14 के 4 और 9 3 12, 12 1 13 के 3 और 4 3 7 1 8। बी टीम ने कितना बनाया? 834 रन। तो टीम बी जीता होगा क्योंकि ज़्यादा रन इसी के हैं। तो टीम ए तो नहीं जीता है, यहाँ पे टीम ए नहीं जीता है। अब जीता है कौन? अब देखिए 26 में से 34 जाएगा, कितना? 26 में घटाइए 34, 34 में 36 24 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 4 और 4 8, 8 रन से ये जीता है टीम बी ने। बात समझ में आया? सिंपल है। 834 में से क्या कीजिए आप? 826 को हटा दीजिए। तो 8 से 14, यहाँ पर 2 बचा, 2 से 2 जाएगा 0, तब 0। तो 8 रन जीता है। कौन जीता है? तो टीम बी जीता है क्योंकि ज़्यादा रन बनाए उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती हैं और अगले दिन इतना बजे यानी कि 21:50 बजे चेन्नई पहुंचती हैं। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय क्या है? ऐसे सवालों को हम बार बार कहते हैं कि पहले हर एक दिन का निकालें कि पहले दिन में कितना पहुंचा, दूसरे दिन में कितना पहुंचा। जैसे 28 सितंबर की बात करें हम, 28 सितंबर को कितना ट्रेन कवर की होंगी? ठीक है, हमें जाना कहाँ तक है? 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करते हैं और अगले दिन मतलब कि 29 सितंबर को, 29 सितंबर को। तो पहले ये देखिए कि 28 सितंबर को कितना ट्रेन ट्रेवल किया है। ठीक है, तो देखिए ये समय कब का है? ये सुबह का समय है। ये सुबह का समय है यानी कि रात के 12 बजे के बाद जो 5:30 बजे आता है वो। तो वहाँ से लेकर के रात 12 बजे तक का समय कितना होगा? तो होता है ये टोटल 24 घंटा। तो 24 घंटा टोटल होता है, उसमें 4:30 5 बजे घंटा लेस कर दीजिए, कितना आएगा इसमें? तो 5.5 घंटा का हम लेस करते हैं इसमें तो आ जाएगा हमारा 18 30 यानी कि 18.5 घंटा। देखिए 18 5 23 और 30 30 60 यानी कितना हो जाएगा? 24 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि 28 सितंबर को उन्होंने गाड़ी का जो सफ़र वो किया है वो 18:30 यानी 18 घंटा 30 मिनट का ट्रैवल किया 28 तारीख को। अब आते हैं 29 तारीख को। तो 29 तारीख को फिर ट्रैवल कितना किया अगला दिन? तो ये समय कब का है? ये रात का समय है। ठीक है, तो टोटल फिर कितना होता है? 24 घंटा। तो 24 घंटा में कब होता है? जब ये पूरा 12 बजे, ये 21 22 24 बजते पहुँचता, बट यहाँ पर 24 नहीं बज रहा है। तो 24 बजे कितना समय बच रहा है अभी भी? 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे इसमें से कम कर दीजिए। तो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 21.5 यानी 21 22 23 24, तो 21.5 घंटा। तो हम कह सकते हैं 21 घंटा यहाँ पर ये 29 तारीख को ट्रैवल कर रहा होगा। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए आप दोनों का टाइम। 28 तारीख को इतना ट्रैवल किया है, 29 तारीख इतना ट्रैवल किया है, तो ये हो जाएगा 30 30 60 और 8 और 1 9 और 2 और 1 3, तो 39 घंटा। और साथ में ये 30 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी कि टोटल 40 घंटा। तो 40 घंटा कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन नहीं है क्या, कुछ कहीं गलत हुआ है? देखिए यहाँ पर कितना था, यहाँ पर निकला था 18:30 है ना। तो 18:30 घंटा लगा था इधर और 21:30 यहाँ लगा था। अच्छा यहाँ पर 21:50 लगा था ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 21:50 लगा हुआ था। ठीक है, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर? 5 3 8। तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 80 में से कितना घट जाएगा यहाँ पर? इसको लिख सकते हैं 60 + 20, तो हो जाएगा ये 60 मिनट। 60 मिनट में 1 मिनट पर 1 घंटा, तो 39 और 1 हो जाएगा हमारा 40 घंटा + 20 मिनट। तो ये हमारा कहाँ पर दिख रहा है? ये ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 21:50 निकल रहा था जबकि मैंने यहाँ पर 21:30 किया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। देखिए गुणज मतलब क्या होता है? जो किसी से उसे डिवाइड हो जाए या उसके मल्टीपल में आ जाए, उसके टेबल में आ जाए।
तो यहाँ पर देखिए उसको पहचानना है जो 5 से कट जाए और 7 से कट जाए। तो देखो, तो 5 से और 7 से तो डिवाइड होना चाहिए, ये संख्या सभी 5 से 7 से डिवाइड तो हो जाना चाहिए, लेकिन 6 से भाग नहीं लगना चाहिए। या तो 6 का गुना 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, तो इसमें जो गुणज हम निकालते चले जाएंगे तो उस गुणज में ये नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए मतलब कि 6 से भाग भी नहीं लगना चाहिए। देखिए 6 से 6 दूनी कम 6, 6 दूनी 12 भाग लग रहा है कि नहीं, ये गुणज है तो भाग भी लग रहा है। तो अगर ये 6 का गुणज होगा तो भाग भी नहीं लगेगा, तो भाग भी लग जाएगा। तो देखिए कौन से भाग नहीं लग रहा है, जो भाग नहीं लगेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, जो भाग लग रहा होगा वो आंसर नहीं होगा। तो देखिए 6 से ये भाग लग रहा है, तो 6 3 18 और 6 5 30, तो ये भाग लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये देखिए 6 चक 24, 6 से 24 उतरा 4 0, 6 से 36 ये नहीं कट रहा है, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए। अब आगे देखिए 6 5 30 और 6 5 30 से कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। और 6 से 42 ये भी कट जा रहा है, 6 से भाग लग जा रहा है, भाग नहीं लग रहा चाहिए क्योंकि गुणज में है, तो जब गुणज में होगा तो भाग लग जाएगा। और ये कह रहा है कि 6 से भाग नहीं लगना चाहिए, यानी 6 गुणज नहीं होना चाहिए, इससे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अब देखिए 228 होगा, 5 से भाग लगेगा 7 से, देखिए 5 से भाग लग रहा है, 0 है लास्ट में भाग लग जाएगा, और 7 है तो 7 चौक 28, 40 और 40 बार में भाग लग जा रहा है, लेकिन 6 से भाग नहीं लग रहा है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। पहले 5 से डिवाइड कीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए। देखिए हम कहेंगे इससे पहले आप 6 से ट्राई करो कि 6 से कौन इसमें भाग नहीं लग रहा है, जो नहीं लग रहा वही आंसर होगा, क्योंकि 6 के गुणज में जो आएगा वो ऑटोमेटिक भाग लग जाएगा। तो जैसे 6 के गुणज में आता है 24, तो 6 से भाग लग गया ना, 6 चक 24। जैसे आता है 6 के गुणज में आता है 6 चक 36 आता है, तो 6 से भाग भी लग जाएगा ये। तो उसी तरीके से 6 के गुणज में 210 आ रहा है तो भाग लग जा रहा है, 630 के गुणज में आ रहा है तो भाग लग जा रहा है, 420 के गुणज में आ रहा है तो 6 से भाग लग जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की समित रेखाएं होती हैं, ठीक है। इसको हम पहले बता चुके हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर काटेंगे इस तरह से काटे तो भी, और अगर इस तरीके से काटेंगे तो भी, दोनों का एक दूसरे को ऊपर रख दिया जाए तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे को प्रॉपर ढक लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल तो दिख रहा है, ये ऐसे काट देंगे, अगर ई को अगर हम ऐसे काट दें, ठीक है, तो एक दूसरे को ऊपर काट करके एक दूसरे पर रखेंगे तो ढक लेगा, ये तो है। लेकिन ऊर्ध्वाधर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कर रहा है, तो इस तरीके से ई को हम कहीं से भी एंगल से इस तरह से काटेंगे तो बराबर कहीं से नहीं होगा। टी को देखिए, टी को अगर यदि हम इस तरीके से काटें, है ना, इस तरीके से, तो ये दूसरे हो जाएगा, लेकिन ऐसे काटेंगे तो ठीक होगा, अगर ऐसे काटेंगे तो बराबर नहीं होगा। एच को देखिए, एच बिल्कुल आंसर सही हमारा होगा, क्यों, देखिए एच अगर इस तरह से काट देते हैं इस तरीके से, तो देखिए ये वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, इधर पूरा पोर्शन को एक दूसरे पर रखेंगे तो ढक लेगा। ठीक इसी तरीके से अगर एच को अगर हम इस तरीके से काट दें तो इधर वाला भाग इधर वाले भाग को मोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एच नंबर, ठीक है, यानी बी नंबर जिसका करेक्ट आंसर होगा। और वाई तो बिल्कुल नहीं होगा, ये इस तरह से काट सकते हैं तो बराबर ढक लेगा, लेकिन इधर से काटेंगे तो हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो नहीं होगा। तो ये हमारा बी एक सही ऑप्शन है, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों काटेंगे तो सभी तो वो रेखाएं बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।